चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं आप सब बहुत ठीक होंगे। आज फिर से क्लास 6 का हिंदी, जो हिंदी है बसंत हिंदी भागवन पाठ 13 की ओर चलते हैं। पाठ का नाम है मैं सबसे छोटी हूँ। पाठ का क्या नाम है? मैं सबसे छोटी हूँ। इस कविता में माँ के दुलार और प्यार पाने के लिए कवि सुमित्रानंद पत जी हमेशा छोटी रहना ही पसंद करती है, ताकि हम छोटे रहेंगे तो क्या होगा, माँ का लाड़ प्यार मिलता रहेगा। चलिए, उस पर ही पूरा कहानी का आंसर बनेगा। चलिए बच्चों, हम लोग तो अब आज पाठ 13 की ओर चलते हैं। पाठ 13 की ओर चलते हैं। पाठ का नाम है मैं सबसे छोटी हूँ। चलिए, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? आपको पहले ही बता दिए हैं कि इस कविता में माँ की लाड़ और प्यार पाने के लिए ही छोटा रहना पसंद करती है। चलिए, इस कविता में सबसे छोटी होने की कल्पना क्यों कही गई है? चलिए, इसका आंसर आप बताते हैं बच्चों। कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना इसलिए की गई है जिससे कि लंबे समय तक माँ का प्यार मिलते रहे, माँ के आंचल की छाया मिलती रहे, माँ के साथ मिलता रहे, विभिन्न प्रकार के खिलौने मिलते रहे और माँ के द्वारा परियों की कहानी सुनने को मिलते रहे। इसलिए कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना की गई है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कविता में ऐसी बड़ी न हो मैं क्यों कहा गया है? क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करते हो? हाँ, चलिए इसको जानते हैं। इस कविता में एक बच्ची छोटी रहकर माँ के साथ रहना पसंद करती है। वह ऐसी बड़ी बनना पसंद नहीं करती है जिससे कि वह माँ का प्यार दुलार न पा सके। बड़ी बनकर वह माँ के प्यार को खोना नहीं चाहती है। इसलिए कविता में ऐसी बड़ी न हो मैं की कामना की गई है। हाँ, मैं भी हमेशा छोटे बनने रहना पसंद करूँगी। इस कविता में बच्चा हमेशा छोटा रहना ही पसंद करता है क्योंकि उसे माँ का लाड़ प्यार हमेशा चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 बताया गया है, आज स्पष्ट करना है, ठीक है। हाथ पर कर कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। इस कविता का आशय यह है कि बच्ची अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनकर रहना चाहती है, क्योंकि बड़े हो जाने पर उसका माँ से छूट जाता है। जिस तरह से छोटे रहने पर माँ हमेशा बच्ची के साथ रहकर समय तथा प्यार देती थी, वैसे तब नहीं करती है। वह हमेशा माँ के साथ चाहती है, इसलिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अपने छूटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नज़दीकी की कौन कौन सी स्थितियाँ बताई गई है? चलिए, अपने छूटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नज़दीक की कौन कौन सी स्थितियाँ बताई गई हैं? चलिए, इसको हम अच्छे से जानते हैं। माँ की गोद में सोना और परियों की कहानी सुनना, उनकी आंचल पकड़कर चलना, उनके हाथों का खाना खाना तथा उनके हाथों सजाना संवारना आदि कविता में नज़दीकिया की स्थितियाँ बताई गई है। जैसे छोटे रहने पे माँ क्या करती है, अपने बच्चे से प्यार करते हैं, अपने गोद में सुलाते हैं और अपने हाथों से बच्चों को संवारते हैं, सजाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 अब देखते हैं कविता से आगे। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं बच्चों, कविता से आगे है। चलिए, तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या काम करती है? चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से दे सकते हैं कि तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या करती है। माने बच्चों, आपकी माँ आपके लिए क्या क्या करती है, इसके लिए आप इस क्वेश्चन को खुद से लिख सकते हो। चलिए, फिर भी हम आप लोगों को अपने शब्दों में बता दे रहे हैं। बच्चे कोशिश करना कि इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से लिखें, क्योंकि कविता से आगे का भी है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में माँ का प्यार के बारे में वर्णन किया गया। चलिए, हमारी माँ हमारे लिए निम्नलिखित कार्य करती है। वो हमें कभी भी अपने से अलग नहीं होने देती। वह दिन रात हमें अपने साथ लिए फिरती है। वो हमें हमेशा प्यार से अपनी गोदी में सुलाती है, अपने हाथों नहलाती धुलाती और तैयार कराती है। वह हमें खाना खिलाने के बाद मुंह हाथ धोती है, धूल आदि पोंछकर हमें सजाती संवारती है। वह हमें परियों की कहानी सुनाती है, मेरी हर जरूरत का ध्यान रखती है तथा अच्छी बातें सिखाती है और गृह कार्य करते हुए पढ़ाती भी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यह क्यों कहा गया है कि बड़ा बनकर माँ बच्चे को छालती है? यह क्यों कहा गया है कि बड़ा बनाकर माँ बच्चों को छालती है? छालती मतलब छोड़ती है। बड़े हो जाने के बाद माँ उस बच्चे को छोड़ती है। चलिए, माँ जब बच्चों को बड़ा बना देती है तब उनका साथ छोड़कर अपने कामों में लग जाती है। तब वह उसे न तो नहलाती है, न धुलाती है और ना अपने हाथों से खाना खिलाती है, ना परियों की कहानी सुनाती है, उसे खेलने के लिए खिलौने नहीं देती है। तब वह बच्चों को लगता है कि बड़ा होने पर माँ उसे छालती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जो कविता से आगे है। उन क्रियाओं को गिनाओ जो इससे कविता में माँ अपने बच्ची या बच्चे के लिए करते हैं। चलिए, हर माँ अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ करती ही रहती है। जैसे बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं कि आपकी माँ आपके लिए क्या क्या कही है, क्या क्या सिखाती है, लेकिन इस कविता के माध्यम से क्या क्या सिखाया गया उसको लिखना है। चलिए, माँ अपने बच्चों को गोदी में सुलाती है, आंचल पकड़वा कर साथ साथ रखती है, खाना खिलाती है, नहलाती धुलाती है, सजाती है संवारती है, खिलौने देती है, स्कूल भेजती है, परियों की कहानी सुनाती है, अच्छी अच्छी बातें सिखाती है और पढ़ाती है।
चलिए अब क्वेश्चन बनेगा हम लोगों का अनुमान और कल्पना से। कहाँ से बनेगा? अनुमान और कल्पना से। चलिए बच्चों ये क्वेश्चन आप खुद से भी लिख सकते हैं अनुमान के माध्यम से। चलिए फिर भी इसका हम आपको आंसर बता दे रहे हैं। इस कविता के अंत में कवि माँ से चंद्रोदय दिखा देने की बात क्यों कह रहा है? चांद के उदित होने की कल्पना करो और अपनी कक्षा में बताओ। चलिए बच्चों को चांद को उदित होते देखना अत्यंत रोचक लगता है। वे अक्सर माता पिता से चांद को देखने या उसे हाथ में लेने के लिए जिद करते हैं। इसलिए कविता में कवि ने चंद्रोदय दिखाने की बात करी है। चंद्रोदय का दृश्य अत्यंत सुहाना लगता है। चांदनी रात सुबह की शीतल लगती है जो आंखों और हृदय को ठंडक पहुंचाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इस कविता को पढ़ने के बाद एक बच्ची और उसकी माँ का चित्रण तुम्हारे मन में उभरता है। वह बच्ची और क्या क्या कहती होगी, क्या क्या करती होगी? कल्पना करें, एक कहानी बनाओ। चलिए इस कहानी को खुद से बनाना है और अपने से बच्चे आप लोग खुद से इसे बना भी सकते हैं। चलिए जैसे कि वो बच्ची दिन भर माँ के साथ उसके आगे पीछे घूमती होगी। वह माँ के साथ रसोई में बैठकर शयनगार में और छत पर जाती होगी। वह एक मिनट भी चुप नहीं रहती होगी। कई तरह के सवाल उससे माँ से पूछने होते होंगे। माँ तुम क्या क्या कर रही हो? माँ तुम क्या बना रही हो? माँ यह क्या है? माँ यह कैसे है? रसोई में जाकर माँ से जिद करती होगी कि वह भी रोटी बेलेगी। बैठक पर जाकर वह कहती होगी कि वह टीवी चलाएगी। शयनगार में वह गेंद और बिस्तर पर चढ़ जाती होगी और चादर समेट देती होगी। घर भर में उसे खिलौने बिखरे पड़े रहते होंगे। छत पर जाकर वह दूर कहीं पतंग उड़ाते देखे माँ से उसे लाने की जिद करती होगी। रात में जब तक नहीं सोती होगी तब तक माँ को उसके पास लेटे रहने उसे परियों की कहानी सुनाई। इस प्रकार वह सारा दिन माँ को अपने ही उलझन में रखती होगी। चलिए बच्चों इस कहानी में, इस कविता में बच्ची अपनी माँ को किस प्रकार जिद करती है, किस प्रकार परेशान करती है, उसी के बारे में हम लोग को जानना था। चलिए हम लोग अनुमान और कल्पना का क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ठीक है। माँ अपना एक दिन कैसे गुजारती है? कुछ मौके पर उनकी दिनचर्या बदल जाया करती है। जैसे मेहमानों के आ जाने पर, घर में किसी के बीमार पड़ जाने पर या त्यौहार के दिन। इस अवसरों पर माँ की दिनचर्या पर क्या फर्क पड़ता है? सोचो और लिखें। चलिए माँ अपना एक दिन प्रायः काल उठकर रात्रि सोने तक घर के कामों को पूरा करने में गुजारती है। वो प्रायः चाय बनाती है, फिर खाना बनाती है, बच्चों को तैयार कर स्कूल भेजती है, घर की सफाई करती है तथा कपड़े धोती है, फिर शाम तक खाना बनाती है। कुछ विशेष मौके पर मेहमानों के आने जाने पर उनके लिए भोजन तैयार करना पड़ता है। मेहमानों के विश्राम का भी प्रबंध करना पड़ता है। इस प्रकार किसी भी बीमारी होने पर पहली प्राथमिकता उससे बीमारी सदस्य की देखरेख पर ध्यान देती है। त्यौहार के दिनों में भी त्यौहार की तैयारी पूरी निष्ठा से करती है। पूजा एवं विशेष भोजन का प्रबंध करना पड़ता है। इस तरह विशेष अवसरों पर माँ को दिनचर्या परिवर्तन आता है। चलिए इसके साथ हम लोग का अनुमान और कल्पना का भी क्वेश्चन समाप्त हुआ। पाठ 13 समाप्त हुआ। मैं सबसे छोटी हूँ। इस कविता में बच्चे हमेशा छोटा रहना ही पसंद करता है। बच्चे को चाहिए कि माँ का लाड दुलार और प्यार हमेशा चाहिए। चलिए इसके साथ फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। नेक्स्ट डे